तो कहानी की शुरुआत में हम युंजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बिना अंडरगारमेंट्स पहने हुए अपने बिस्तर पे सो रही थी। तभी अचानक से नीचे की तरफ कोई उसका बिस्तर खींचता है, जिस कारण यहाँ पे युंजू की नींद खुल जाती है और जैसी वो देखने के लिए उठने लगती है तभी अचानक से कोई बंदा उसके बालों को पकड़ के दोबारा उसके बेड पे लेटा देता है। और जैसी यहाँ पे युंजू उस बंदे का चेहरा देखती है तो वो देखकर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये बंदा कोई और नहीं होता बल्कि युंजू का सगा बाप होता है। जिसके बाद युंजू अपने फादर से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे उसका फादर उसकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और ऊपर से नीचे तक यहाँ पे युंजू के शरीर को निहारने लगता है। और उसके बाद युंजू की आंखों में आंख डालकर कहने लगता है कि मेरी बेटी देखते ही देखते कितनी ज्यादा सुंदर हो गई है। और ये सुनकर यहाँ पे युंजू काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद युंजू का पिता उसके बालों को छोड़कर उसके चेहरे को टच करता है, जो देखकर यहाँ पे युंजू के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो यहाँ पे पूरी तरीके से सहम चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस पॉइंट पे आखिर वो क्या करे। जिसके बाद कुछ देर बाद उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुबह हो जाती है और यहाँ पे युंजू की माँ किचन में खाना बना रही थी और दूसरी तरफ युंजू डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई ये सोच रही उसे अपनी माँ को रात को जो कुछ भी उसके साथ हुआ बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। और तभी वहाँ पे युंजू की बहन मैरी भी आ जाती है और साथ ही उसका छोटा भाई और साथ ही उसका पिता भी आ जाता है, जो की सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। और युंजू के फादर उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे की रात के समय कुछ हुआ न हो, लेकिन ये देखकर युंजू यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड थी और वो अपने मन में सोचती है कि रात के समय तो ये मुझे गंदी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अब एकदम फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं। और ये सोचते सोचते वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ पे युंजू की माँ खाने को लेकर आती है, जो कि डाइनिंग टेबल पे जोर से खाने को पटक देती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर उनकी माँ एकदम अजीब तरीके से खाना खाने लगती है, जैसे कि उसने कई दिनों से कुछ भी खाया ना हो। अपनी माँ की इन हरकतों को देखकर दोनों बच्चे डरने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो छोटा वाला बच्चा होता है वो खाना खा रहा था, लेकिन वो खाने को थूक देता है क्योंकि उसे खाने में थोड़ा नमक ज्यादा लगता है। पर उनकी मॉम उसी खाने को उठाकर एकदम पागलों की तरह खाने लगती है और उसके बाद अपना झूठा अपने बच्चे को खिलाने लगती है, लेकिन उसका बेटा उस खाने को नहीं खाना चाहता था। और तब वो लड़का अपने पिता की तरफ देखने लगता है। फिर उसका पिता कहता है कि अगर जिसे खाना नहीं खाना है तो वो ना खाए। जो सुनकर उस लड़के की मॉम अपने हस्बैंड को काफी गुस्से की निगाहों से देखने लगती है और उसके बाद डाइनिंग टेबल पे रखे हुए खाने को जमीन पे फेंक देती है। और फिर उनकी मॉम कहती है कि जो भी मैं बनाऊं उसे चुपचाप से खा लिया करो। और इतना कहकर वो अपने बेटे के ऊपर काफी जोर से चिल्लाती है, जो देखकर यहाँ पे वो लड़का जोर जोर से रोने लगता है। और यहाँ पे युंजू अभी स्कूल भी नहीं गई थी और वो भी ये सारी चीजें देख रही थी। आखिर इस फैमिली के साथ ऐसा हुआ क्या जो कि इस फैमिली में ऐसी अजीब सी हरकतें हो रही है। चलिए फ्लैशबैक में देखते हैं। दरअसल जब से ये लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए तब से इन लोगों के साथ ये अजीबोगरीब घटनाएं होने पे लगी हुई। पड़ोसी कभी कभार इनके घर के आसपास अजीब सी चित्र बना देते हैं, तो कभी कभार उनकी घर की खिड़की के बाहर एक मरा हुआ कोई सा भी पंछी लटका हुआ दिखाई देता है। और रात को युंजू का पिता उसके साथ अजीब सी गंदी गंदी हरकतें करता है और सुबह होने पर यहाँ पे उनकी माँ एकदम पागलों की तरह और भुक्कड़ों की तरह खाना खाती हुई दिखती। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। रात के समय यहाँ पे मैरी अपने वॉशरूम में नहा रही होती है, तभी वॉशरूम के बाहर अचानक से कोई खड़ा हो जाता है। और जब मैरी शीशे को साफ करती है तो बाहर युंजू खड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद युंजू मैरी को पकड़ के अपने रूम के अंदर लेकर आ जाती है और फिर वो यहाँ पे मैरी को बताने लगती है कि कैसे उसके पिता हर रात उसके कमरे में आकर उसके शरीर को काफी गंदी निगाहों से देखते रहते हैं। मैरी ये सुनकर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि कुछ रातों से उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उन दोनों के पिता उनकी बातें छुपके से सुन लेते हैं और उनके कमरे में आकर उनसे कुछ बातें पूछने लगते हैं। और उन दोनों से जवाब न मिलने पर उनके पिता टेबल से एक चाकू को उठाते हैं और उसके बाद उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। पर यहाँ पे मैरी अपने पिता को धक्का मार देती है और उसके बाद वो यहाँ पे युंजू का हाथ पकड़ के दोनों रूम से बाहर भाग जाते हैं। पर तभी अचानक से उन दोनों के पिता उनके सामने आ जाते हैं, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो मैरी के बालों को पकड़ते हैं और उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं, जिससे यहाँ पे मैरी सीढ़ियों पे गिरकर बेहोश हो जाती है। और ये देखकर युंजू अपने पिता से जान बचाने के लिए किचन में जाकर छिप जाती है, लेकिन उसके पिता अपने हाथों में हथौड़ा लेके यहाँ पे युंजू को ढूंढ रहे थे। वो युंजू को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन युंजू उन्हें कहीं भी नहीं दिखती है, जिससे कि यहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद वो दोबारा से मैरी की तरफ जाने लगता है और यहाँ पे बेहोश पड़ी मैरी की तभी आंखें भी खुल जाती है और उठते ही वो अपनी बहन को खोजने लगती है। और जैसी वो आगे बढ़ रही होती है
तभी अचानक से उसके पीछे उसके पिता खड़े होते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और जैसे उसके फादर उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, तभी युंजू जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके पिता वहीं पे रुक जाते हैं। और उसके बाद युंजू एक पेन से अपने पिता के सर पे जोर से हिट करती है, पर उनके पिता को कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद वो हथौड़े से युंजू के ऊपर ही हमला कर देते हैं, लेकिन युंजू जल्दी से नीचे झुककर उसके हमले से बच जाती है। और इतना ज्यादा शोर शराबा सुनकर जो उनके असली पिता होते हैं, वो नीचे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए आ रहे थे। और असली पिता को ऊपर आता देख वो बहरूपिया हथौड़े को नीचे गिरा देता है और एक रूम में जाकर गायब हो जाता है। पिता जब ऊपर आकर देखते तो यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ था और साथ ही दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद था, जो देखकर उनके पिता उन दोनों लड़कियों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पे झगड़ा कर रहे थे। पर वो दोनों यहाँ पे अपने पिता के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, उल्टा अपने पिता से डरते हुए वो दोनों पीछे की तरफ हट रहे थे। पर तभी अचानक से उन दोनों का छोटा भाई अपने रूम से बाहर आता है। मैरी अपने छोटे भाई को वहां से भागने के लिए कहने लगती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वापस उसी हथौड़े को कोई दूसरा इंसान उठाता है। और जैसे ही पिता पीछे मुड़ता है तो यहाँ पे उसकी वाइफ भी आ चुकी थी। वो चुपचाप अपने पति के पास आती है और अपने पति के ऊपर उसी हथौड़े से हमला कर देती है। और वो लगातार उनके ऊपर हमला कर रही थी, जिससे उनके पिता डरकर पीछे हट जाते हैं। और तभी माँ का ध्यान युंजू के ऊपर पड़ता है और वो उसी हथौड़े से युंजू के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी पिता अपनी बेटी के बचाव में बीच में आ जाता है और वो सभी वार को यहाँ पे अपने ऊपर लेने लगता है और वो यहाँ पे बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ये देखकर उनकी जो माँ होती है वो एकदम डेविल स्माइल के साथ हंसने लगती है। फिर वो टूटे हुए शीशे के ऊपर चलते हुए उसी रूम के अंदर चली जाती है। और तभी अचानक से उनकी असली माँ यहाँ पे आती है और वो पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पर यहाँ पे सभी लोग उससे डर रहे थे। पिता डरते हुए उसी रूम को खोलता है जिसके अंदर उसकी बहरूपिया वाइफ गई थी, लेकिन अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन उस रूम के अंदर हथौड़ा पड़ा होता है। फिर वो अपनी बेटियों के पास जाकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उसकी बेटियां तो यहाँ पे उससे काफी ज्यादा डर रही थी। अगले दिन उनका पिता अपने भाई को कॉल करके बुलाते हैं, जो कि एक चर्च में फादर होता है। वो अपने भाई को घर में हो रही सारी अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पे फादर उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और वो कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो आज हम सभी साथ में सोएंगे एक ही रूम के अंदर। पर आधी रात को उनके छोटे भाई को यहाँ पे टॉयलेट आ जाती है और वो बिना किसी को बताए रूम से बाहर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। और उसी टाइम उस बच्चे का बहरूपिया रूम के अंदर आ जाता है, जो कि चाकू उठाकर फादर को मारने वाला होता है, लेकिन फादर यहाँ पे अपने गले में कुछ ताबीज पहने होते हैं, जिस कारण वो बच्चा उन्हें मार नहीं पाता है। और जैसी वो शैतान रूम से बाहर जाता है, तब यहाँ पे फादर को भी पता चल जाता है कि इस फैमिली के पीछे एक ऐसा शैतान पीछे पड़ चुका जिसे अकेले फादर नहीं हरा सकते और उसे हराने के लिए फादर को अपनी पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो अपने सीनियर्स के पास जाकर एक मीटिंग रखता है कि आखिर उस फैमिली को उस शैतान से कैसे बचाया जाए। तो सब फादर डिस्कस करते हैं कि हम उस घर में जाकर सभी लोग साथ में मिलकर एक्सोर्सिज्म करेंगे। अगले दिन फादर की टीम उनके घर जाने के लिए निकल पड़ती है, पर रास्ते में यहाँ पे काफी सारे कौए उन फादर्स की कार के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस कारण उनका कार के ऊपर से बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी कार एक खाई में जाकर नीचे गिर जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे युंजू स्टोर रूम में एक्सोर्सिज्म करने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रही थी और तभी एक साया उसके पीछे से पार होता है और जैसे युंजू पीछे मुड़कर देखते हो तो पीछे बॉल फायर का गेट खुला होता है और तभी वहाँ पे रूम की लाइट भी अचानक से चली जाती है, जिस कारण यहाँ पे युंजू जल्दी से अपने फोन की लाइट जलाती है और वो वॉल फायर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक से उसे अपनी बहन मैरी की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो शैतानी शक्ति यहाँ पे उसे वॉल फायर के अंदर घसीटते हुए लेकर चली जाती है और वो आग लगाकर युंजू को उस वॉल फायर के अंदर ही जान से मार देता है। और हम यहाँ पे दूसरी तरफ युंजू के फादर को देखते हैं, जिसने अपनी बेटी मैरी को यहाँ पे बेड से बांध दिया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैरी का रूप ही उस राक्षस ने ले लिया होगा। उसकी माँ अपने हस्बैंड को रोकने लगती है, लेकिन वो कहता है कि यही तरीका है जिससे कि हम अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। तभी उसका भाई यहाँ पे खून से लथपथ उनके घर तक पहुँचता है, जिसके बाद वो बताने लगता है कि उस शैतान ने बाकी सभी फादर्स को जान से मार दिया है और अब मैं ही बचा हूँ, जो कि मैं अकेले इस एक्सोर्सिज्म को करने वाला हूँ। पिता यहाँ पे अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी फैमिली को किसी भी कीमत पे बचा लो। अब यहाँ पे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण फादर यहाँ पे मोमबत्तियां जलाते हैं और मैरी के ऊपर अपना एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे मैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसके साथ यहाँ पे ये कर क्या रहे हैं, जिसके बाद फादर मैरी के ऊपर एक क्रॉस को जाकर रख देते हैं
और उसके बाद फादर एक छड़ी को लेकर मैरी को काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं, जिस कारण मैरी काफी जोर जोर से यहाँ पे चिल्ला रही थी। मैरी फादर से पूछने लगते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिसपे फादर उसे बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब फादर मैरी के फादर से पूछता है कि क्या तुम अभी भी इसे आगे बढ़ाना चाहते हो, जिसपे यहाँ पे मैरी का पिता उसके पैरों को पकड़ लेता है ताकि मैरी बिल्कुल भी हिले डुले ना। और जिसके बाद यहाँ पे फादर फिर से मैरी को काफी बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक्सीडेंट वाली जगह पे फादर्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी। लग रहा था कि सारे फादर मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे युनजू के फादर का जो भाई होता है वो बस बेहोश था। यानी घर में जो फादर है वो कोई फादर नहीं है, बल्कि वही बहरूपिया शैतान है जो कि फादर का रूप लेकर यहाँ पे मैरी को मारने पे लगा हुआ है। अपनी बेटी को इस तरीके से पिटते हुए देखकर माँ से रहा नहीं जाता है, जिसके बाद वो फादर के पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को कहने लगती है कि अब मैं अपनी बेटी को अपने सामने पिटते हुए नहीं देख सकती, इससे अच्छा यही है कि हम सारा परिवार जहर खा के मर जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पे अपनी पत्नी की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है और अपनी पत्नी को धक्का देकर साइड कर देता है और अपने भाई को इस रिचुअल को जारी रखने के लिए और तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम एक डरपोक इंसान हो जो कि गलत का यहाँ पे साथ दे रहे हो, जो सुनकर उसके हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। और उसके बाद वो अपनी पत्नी का गला पकड़ के दबाने लगता है और तब पत्नी अपने बचाव में एक कांच की बोतल को उठाकर अपने हस्बैंड के सर में दे मारती है। और तब हस्बैंड भी अपनी पत्नी का सर पकड़ता है और दीवार पे लगी हुई फोटो फ्रेम पे उसका सर दे मारता है, जिससे उसकी पत्नी वहीं पे बेहोश हो जाती है। और ये देखकर जो फादर होता है वो काफी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। अब मैरी के पिता समझ जाते हैं कि ये कोई बंदा और नहीं बल्कि यही वो शैतान है, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो शैतान एक ही हाथ में मैरी के पिता को दूर फेंक देता है। और तब मैरी के पिता यहाँ पे घायल पड़े होते हैं और वो अपने बच्चे की तरफ देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा ये सारी चीजें देखकर रो रहा होता है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहने लगते हैं। अब शैतान जैसे ही कांच के टुकड़े को उठाकर मैरी के पिता को जान से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे असली फादर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे शैतान तभी अचानक से गायब हो जाता है। और उसके बाद फादर अपने भाई के पास जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को अपने छोटे बेटे की स्टोर रूम से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसके बाद दोनों तेजी से स्टोर रूम की तरफ भागते हुए जाते हैं। और यहाँ पे वो बच्चा फादर को देखकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है, क्योंकि बच्चे को लग रहा था कि ये नकली फादर है। लेकिन पिता अपने बच्चे को समझाता है कि ये तुम्हारे असली फादर है, मतलब कि तुम्हारे चाचा हैं। ये सुनकर बेटा अपने पिता को बॉल फायर का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो उनको अंदर युनजू की जली हुई लाश दिखती है, जो देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मैरी भी जीने से उतरते हुए स्टोर रूम की तरफ आ रही थी और वो अपने पिता से कहने लगती है कि आखिर आपने इतनी बुरी तरीके से क्यों पिटवाया। ये सुनकर फादर को थोड़ा शक होता है, जिस कारण साइड में रखे हुए वो मिरर के ऊपर से एक पर्दे को हटाते हैं और उसके सामने रख देते हैं, जिस कारण मैरी की बॉडी में जो आत्मा होती है वो बाहर निकल जाती है। और फादर यहाँ पे अपने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शैतान के ऊपर उसके मंत्रों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो भी यहाँ पे फादर के साथ साथ मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो फादर के पास आता है और उसे उठाकर जमीन पे पटक देता है और फादर का गला दबाने लगता है। तब यहाँ पे उस बच्चे का पिता आता है, जो कि उस शैतान के ऊपर यहाँ पे गंगा जल को छिड़क देता है, जिस कारण शैतान की यहाँ पे शक्तियाँ कमजोर होने लगती है। इसके बाद फादर शैतान के सर के ऊपर एक क्रॉस का निशान बनाते हैं और अपनी मुट्ठी से उसकी आंखों को बंद कर देते हैं। लेकिन शैतान यहाँ पे भी नहीं रुकता और वो फादर को एक ही झटके में दूर फेंक देता है और उसके बड़े भाई को, जिसके बाद वो मारना स्टार्ट कर देता है। तब फादर ये देखकर अपने गले से वही जादुई माला को निकाल और मंत्र पढ़ते हुए उस शैतान को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। और उसके बाद फादर एक लकड़ी के क्रॉस को लेकर उसे तोड़ देते और उस टूटे हुए क्रॉस को अपने बड़े भाई को कहने लगते हैं कि इसे मेरे पेट के अंदर घुसा दो, ताकि मेरे साथ वो शैतान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन उसका भाई ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। अब धीरे धीरे यहाँ पे वो शैतान फादर की बॉडी के ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद वो यहाँ पे अब उन सभी को जान से मारने वाला है। ये देखकर फादर का बड़ा भाई उस क्रॉस को अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी अपने छोटे भाई को मारने की। तब यहाँ पे फादर अपने हाथों में क्रॉस को पकड़ते हैं और अपने पेट में घुसा लेते हैं और यहाँ पे फादर के साथ साथ उस आत्मा की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। और इसी के साथ यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।